गुड इवनिंग फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है जिसमें आपने एक मशीन खरीदा है ₹10 लाख का, और ये मशीन आपको 1 साल नहीं बल्कि 8 से 10 साल तक बेनिफिट। तो इसमें सवाल ये आता है कि क्या ये 10 लाख एक ही साल में एक्सपेंस कर देना चाहिए, मतलब एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाना चाहिए, या फिर इसको अलग-अलग दिखाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो उस साल में प्रॉफ़िट बहुत कम हो जाएगा जिस साल में आप दिखाएँगे, और नेक्स्ट साल में आर्टिफ़िशियली आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आता है। इसमें जो है, अगर जो हम लोग सिंपल भाषा में बोलें, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि बताता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म टैंजिबल एसेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज, मेजर और प्रेजेंट करना होता है। पीपी का मतलब होता है कि फिजिकल एसेट्स जो टच किया जा सके, बिजनेस में यूज होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है ना, उसको सेल नहीं करना है। एग्जाम्पल में अगर जो देखा जाए तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और व्हीकल्स आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में इनिशियली रिकॉग्निशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बारे में कोई एसेट तब रिकॉग्नाइज होता है जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, जो कि प्रोबेबिलिटी हो और कॉस्ट रिलायबल मेजर हो सके। और इनिशियली रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद से आते हैं कि अब कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें जो इंक्लूड होता है वो परचेज प्राइस होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस जो कि नॉन रिफंडेबल है या फिर नॉन एडजस्टेबल है। फिर उसके बाद से होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ट्रायल एंड रनिंग एक्सपेंसेस, मैंने ट्रायल रन जो किया जाता है उसका जो एक्सपेंस होता है वो भी होता है। अगर जो एक लाइन में बात किया जाए, तो एसेट्स को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा इंक्लूड होता है कॉस्ट में। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो वो जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा, और उसके बाद से एबनॉर्मल लॉसेस, ये सब पीएल में चले जाएंगे, एसेट्स में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आते हैं कि कॉस्ट का ये कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है ना। इसमें जो होता है कि डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो होता है एस 10 बोलता है कि एसेट्स की कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में सिस्टमेटिकली एलोकेट करना होता है, क्योंकि एसेट्स का बेनिफिट एक ही साल में नहीं मल्टीपल ईयर्स में लिया जाता है। इसमें जो होता है दो मेथड यूज होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और उसके बाद से दूसरा डब्ल्यूडीवी मेथड होता है। अगर जो एग्जांपल से हम लोग समझें, तो मशीन का कॉस्ट 10 लाख रुपया है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, और रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होता है वो 9 लाख हो गया, और हर साल एसएलएम मेथड के हिसाब से 90,000 90,000 रुपया हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। इससे प्रॉफिट रियलिस्टिक दिखता है, ठीक है ना, प्रॉफिट पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स में दिखाया है तो इनिशियली रिकॉग्निशन के बाद कंपनी दो मेथड फॉलो कर सकती है। कॉस्ट मेथड, कॉस्ट मेथड में जो होता है एसेट्स जो होता है एसेट्स इक्वल टू कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। रिवोल्यूशन मेथड में अगर जो देखा जाए, तो उसमें होता है कि एसेट्स इक्वल टू फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। जब एसेट्स की मार्केट वैल्यू चेंज होती है तब यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो होता है रिवैल्यूएशन गेन प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाता है, वो रिजर्व में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक आते हैं अपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स पे। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होता है फ्यूचर में एसेट्स पर खर्चा होता है, डिसाइड कैसे करें, कैपिटल या एक्सपेंस। तो उसमें क्या होता है कि फ्यूचर बेनिफिट इंक्रीज करें, कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, नॉर्मल रिपेयर हो तो उसमें एक्सपेंस में चला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो मशीन अपग्रेड जो होता है तो उसमें कैपिटल एक्सपेंस में चला जाता है, ये कैपिटल में चला जाएगा। अब मशीनरी सर्विसिंग होता है तो ये एक्सपेंस में चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं
डिकम्पोजिशन का, जैसे कि एसेट्स हटाना जो होता है, उसमें जो होता है जब एसेट सेल हो जाए या यूज में ना रहे, और उसके बाद से आता है कि गेन हो या लॉस हो कैलकुलेट हो, सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट। इसमें जो होता है एग्जांपल में अगर जो देखा जाए तो बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख है, सेलिंग प्राइस जो है वो 4 लाख है, तो 1 लाख रुपीज जो है वो लॉस हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का। तो ये जो होता है एसेट्स को करेक्ट वैल्यूएशन देता है, प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है। और एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज होता है प्रॉफिट रियलिस्टिक होता है, एसेट्स वैल्यू प्रॉपरली शो होता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है। लिमिटेशन जो होता है इसमें, लिमिटेशन बेसिकली यूजफुल लाइफ एस्टिमेट होता है, फिर उसका से डेप्रिसिएशन मेथड सब्जेक्टिव होते हैं और रिवैल्यूएशन में जजमेंट होता है। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में जजमेंट लगता है। अगर जो एक समरी में याद किया जाए इसको, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को सिस्टमेटिक और लॉजिकल तरीके से अकाउंट कैसे किया जाए। ठीक है। ये इंटरमीडिएट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों आते हैं। ठीक है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक प्लस एप्लीकेशन तीनों क्लियर होने चाहिए। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, और प्लीज कमेंट में लिख दीजिए अगर जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।